बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, एक तरफ तो फार्म 47 और फार्म 45 वालों की जंग चल रही है, और उसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी अदलिया के अंदर बैठे हुए हैं उनके, और जो जज जो अभी तक हक का साथ देना चाह रहे हैं, ना कि इस बैसाखियों पे झूठ की बुनियाद पे खड़े निज़ाम का साथ दे रहे हैं, वो अपना कलमा हक बुलंद करते जा रहे हैं। आज जनाब खत लिखा गया, और एक और खत इससे पहले लिखा था इमरान खान साहब ने, फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब के कुछ खत हमने देखे, और आज जनाब एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। अब इब्तदाई तौर पे जो खबरें आई वो तो ये थी कि जनाब 5 जजेस ने खत लिखा, लेकिन उस खत के ऊपर 7 जजेस के नाम है, लेकिन दस्तखत 5 के ऊपर किए गए हैं। अब उस खत के अंदर क्या था ये बताएंगे, और इसके साथ साथ ये निज़ाम जो पहले से घबराया हुआ है, और हुकूमत जो है वो अभी तक मुज़ाकरात नाकाम होने पर बेबस दिखाई दे रही है, और आज भी जिस तरह की हुकूमत की जानिब से बातें की गई, वो प्रेशर क्यों है? शायद एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उसके बाद हुकूमत पे बड़ा प्रेशर था, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान साहब की एंट्री, जो सऊदी वली अहद है, जिन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदियों को रिलीज भी किया था, तो जिसपे इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। अब उनका दौरा पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं और आके इमरान खान साहब के हवाले से जो मुतवक्के है कि वो बातें जरूर करेंगे। और इससे पहले अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो बाकी ममालिक भी मिडल ईस्ट से जो है उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मामला हैं उनको थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करें। तो जनाब, मोहम्मद बिन सलमान साहब की एंट्री कब है, क्या हुकूमत ने उस पर कोई मौकफ दिया है, और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का वफ्द जो पाकिस्तान में है उन्होंने पाकिस्तान से क्या मुतालबात किए हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब, खत जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब के नाम, और सदर आसिफ जरदारी साहब जो है उनको भी खत पहुंचा दिया गया है। और इस खत के अंदर जनाब कहा यही जा रहा है कि 7 जजेस का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत, और जो इम्तियाज साहब हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। नाम जनाब इनका लिखा हुआ है, लेकिन जो दस्तखत हैं वो जिन्होंने नहीं किए उसमें जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के नाम है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए। मतलब गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पे सीनियर जज है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद। तो उन्होंने शायद खत इसलिए नहीं लिखा कि अगर कल को फैसला जो भी होना है, मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं इस चीज में आना नहीं चाहता कि मैं मुतनाज़ हो जाऊं कि जनाब मैंने चीफ जस्टिस बनने के लिए ये खत लिखा। अब ये मामला जनाब क्यों चला, खत के अंदर क्या क्या था? जजेस का खत में कहना है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी केस कैसे तब्दील हो सकती है। मीडिया में लाहौर हाईकोर्ट से जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस खत में मजीद कहते हैं कि बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाना है। ट्रांसफर किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जेरे गौर लाया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट से भी एक जज के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले की तजवीज पर गौर किया जा रहा है, इसलिए सिंध हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी ये खत लिख दिया गया। और खत के मतन में जनाब मजीद कहा गया है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। हम जोर देते हैं कि सदर को जजेस के ट्रांसफर की एडवाइस ना दें। 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजों ने मुस्तकिल तबादले की इजाजत नहीं दी। जजेस के तबादले से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 200 में कोई तब्दीली नहीं की गई। ट्रांसफर होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत नया हलफ उठाना होगा, और आइन यही कहता है जनाब कि जो जज नया आएगा ट्रांसफर होके, उसकी सीनियरिटी उसकी हल्फ की डेट से देखी जाएगी। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी कोई जज नया आता है तो उसकी सीनियरिटी जो है वो 8वें नंबर पे ही जाएगी, अगर वो, क्योंकि हल्फ तो उन्होंने लेना है। अब अगर इस तरह किया जाता है कि जनाब एक 8वें नंबर का जज जो है उसको उठा के सुपरसीड करके आप पहले नंबर पे लेके आते हैं, तो ये अपने आप के अंदर एक अजीब किस्म की मिसाल होगी, जिसके आज उन्होंने बात भी की कि आइन के साथ फ्रॉड के मुतरादिफ है। ये भी उन्होंने जनाब अपने खत में कहा कि, और मजीद जनाब खत में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाजत दी गई तो आइन और अदलिया की आजादी के लिए तबाहकुन होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खाली असामियों को तबादले का जवाज नहीं बनाया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट में 60 जजेस की सीटें हैं और सिर्फ 35 जजेस काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 12 जजेस की सीटें हैं और 10 जजेस काम कर रहे हैं, जो 83.33% बनता है। और लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद सीटों के मुकाबले में 58.33% ज्यादा है।
پھر جناب انہوں نے مزید یہ کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آ رہے ہیں تو 2 لاکھ سے زائد جو کیسز ہیں وہ تو وہاں پہ پینڈنگ پڑے ہیں، اور اسلام آباد میں تو پینڈنسی اتنی نہیں ہے، اسلام آباد میں کم جو وہ ہیں کیسز پینڈنگ پڑے. اب سارا کچھ کر لیا جناب، یہ خط اب اس سے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی ڈگر پہ چلیں گے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، یا کچھ نہ کچھ سوچیں گے؟ تو یہ ایک جناب علیحدہ سے سوال ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک تو یورپی یونین کا وفد ہے، اور اس نے جی ایس پی پلس کے حوالے سے کچھ فیصلے بھی کرنے اور پاکستان کو کچھ اقدامات کرنے کا بھی کہا ہے، جس کے اندر جناب انہوں نے انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق اور آزادی اظہار رائے کی اہمیت کو جناب بڑا اٹھایا کہ یہ ہونی چاہیے. اور ہمارے پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ پیکا ایکٹ. ہمارے پاکستان میں کیا چل رہا ہے جناب کہ صحافی جو کوئی سچ بولتا ہے اس پہ فیک نیوز کا کیس ڈالو اور اس کو اٹھا لو، اس کو 3 سال کے لیے اندر کر دیا جائے، یا اس سے 20 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا جائے. تو جناب اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق 26 نومبر کو جو کچھ لوگوں نے دیکھا اس سے یہ بھی پتا چلا، اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے بنیادی انسانی حقوق، تو یہ اشارہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کس جانب کر رہے ہیں. پھر جو قیدیوں کے حقوق ہیں اس پہ بھی ان کو باتیں کی جا رہی ہیں، تو وہاں سے یہ پہلے ہی مشکل میں ہے. اور اب خبریں یہ ہیں کہ اسی مہینے کے درمیان، مطلب فروری کا جو اب مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے درمیان کہیں محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. اور محمد بن سلمان صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں، سب کو اس بات کا بہتر پتہ ہے کہ جناب وہ آئیں گے، اور اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق یا یہ جو حالات ہیں ان سے متعلق کوئی سوال کیا تو اس حکومت کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا یہ ان کو بتائیں گے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات اس لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ان کی امریکہ کے سامنے اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ سعودی عرب ہے. لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں میڈیا سے ڈیالہ میں گفتگو کی تو انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے تقریباً کوئی 7200 پاکستانی جو ہے وہ میری گزارش پہ یا میری ریکویسٹ پہ آپ نے اس کو جناب جیلوں میں سے آزاد کیا. تو ان کے تعلقات جس طرح کے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اس حکومت کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیسے وہ ان کا تعلق محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ تھا. لیکن ابھی تک پاکستان کے جو وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے ان کے دورے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی. لیکن یہ خبریں اب ضرور ہیں کہ جناب یہ معاملات اب تھوڑا سا حکومت کے لیے بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں، کہ مزید پریشر، جو بیرونی پریشر ان پہ پہلے بھی بہت زیادہ تھا، اب اگر جی ایس پی پلس کے معاملات ہیں اور اس کے ساتھ یورپی یونین کا وفد بھی بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان صاحب بھی آتے ہیں اور وہ بھی آ کے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، تو حکومت کے لیے یقیناً مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف فروری کے اندر اور اس کے بعد روزوں کے بعد کا جو ان کا پلان ہے کہ جناب احتجاج کرنا ہے اور تگڑا احتجاج کرنا ہے، اس سے حکومت کس قدر گھبرائی ہوئی ہے یہ آپ کو جناب اگلے ویلوگ میں بتائیں گے. ابھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.